So welcome back, students. In the previous video, I talked about the timeline of the disintegration of the Soviet Union, right? And in that part, those 6 years, how the mighty Soviet Union ultimately collapsed in 1991 and disintegrated into 15 CIS and left Russia as the successor for all the supreme authority of the power. So in this particular video I am going to talk about the consequences of the disintegration of USSR. जब USSR टूट गया और 15 CIS बन गया, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, तो उसका पूरे दुनिया के ऊपर और रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, what are the consequences, right? Already you discussed a lot in the previous videos also. The time I'm talking about before 1991, that was the era of the Cold War, and दो सुपर पावर का एग्जिस्टेंस हुआ करता था, that was USA and USSR. लेकिन जब USSR डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है एंड 15 CIS बन जाता है, then what is next? And that was said to be one of, after the Second World War, you can say, said to be one of the greatest ever event being took place in the 20th century. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट अगर हुआ था और हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. सो एग्जैक्टली व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, मीन्स व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर 1991 हुआ क्या? बिकॉज 1945 से जो बाइपोलरिटी चल रहा था वर्ल्ड में, दो सुपर पावर का ब्लॉक चल रहा था जो दुनिया भर में, एक सोशलिस्ट ब्लॉक और एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक. जब एकाएक जो सोशलिस्ट ब्लॉक का कोलैप्स हो जाता है, सो इट्स नॉट ओनली यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया और यूएसएसआर टूट के 15 CIS बन गए. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो कि यूएसएसआर को फॉलो क्या करते थे, and they become the members of the Warsaw Pact and the others pact, other military and the economic pact being made by USSR, उनका क्या हुआ फ्यूचर, उनका फेट क्या हुआ, right? So that's exactly the things we are going to discuss. In the timeline already I told about that the Baltic states टूट गए, Baltic states USSR से अलग हो गए, नाटो में जाके वो लोग मिल गए, वो कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया. जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया 1991 में, एंड सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में चले आए. सो लाइक दैट सो मेनी चेंजेस टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड, एक दो नहीं, सो मेनी चेंजेस टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड. एंड दुनिया भर में जो कंट्री थे उनको एक आदत सा बन गया था दो सुपर पावर का किसी ना किसी साइड में रहने की, एक्सेप्ट नाम कंट्री छोड़ दें, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो कंट्री 106 कंट्री अगर छोड़ दें इंक्लूडिंग इंडिया, तो बाकी लोगों का कहीं ना किसी का साइड लेते हुए चलने का आदत सा बन गया था. अब क्या करेंगे वो लोग? क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाएगा जो कि यूएसए है, या कोई नया सुपर पावर आएगा यूएसएसआर के बाद? क्या रशिया सुपर पावर बनेगा? जापानीज आएंगे, चाइनीज आएंगे, नॉर्थ कोरिया आएगा, या कौन आएंगे? या तो कंट्री लाइक इंडिया आएंगे, या साउथ द अफ्रीकन कंट्री आएंगे, या लैटिन अमेरिकन कंट्री आएंगे? कौन नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. क्या फिर से बाइपोलराइजेशन होगा, या मोर देन वन सुपर पावर आएंगे? And more than one super power means multipolarity. So bipolarity होगा, multipolarity होगा कि unipolarity होगा? It's a big question mark. So let's have a glances on the consequences of the consequences of the disintegration of the Soviet Union. The first and foremost one, already I discussed a lot about collapse of the second world. What is second world? The first world, that is the capitalist world. The second world is the socialist world, and third world, that is the developing nations, the country like India. All the non-aligned movement countries are known as the third world country. So the second world means the communist country almost खत्म हो गया. You can ask me, सर अब भी तो कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री है, सो मेनी कम्युनिस्ट कंट्रीज आर देयर. लेकिन अभी का जो कम्युनिज्म और उस टाइम का कम्युनिज्म में बहुत अंतर है. एक थिन लाइन डिफरेंस नहीं है, एक थिक लाइन ऑफ डिफरेंसेस है. आज का जो कम्युनिज्म है ये लिबरल कम्युनिज्म है, एंड द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, उस टाइम जो कम्युनिज्म था बड़ा हार्ड लाइनर कम्युनिज्म था, हार्ड लाइनर कम्युनिज्म था. उनका पॉलिसी एकदम एंटायरली डिफरेंट था आज का पॉलिसी से. सो द सेकेंड वर्ल्ड ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया. इट मीन्स सोशलिस्टिक कंट्री कंप्लीटली कोलैप्स्ड. दैट्स व्हाई इन द सेकेंड पॉइंट आई रोट कोलैप्स ऑफ द सोवियत सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप. खाली यूएसएसआर कोलैप्स नहीं हो गया या डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया, ईस्टर्न यूरोपियन नेशन में जितना भी सोशलिस्टिक कंट्री थे सब खत्म हो गए, एंड दे चेंज देयर आइडियोलॉजी फ्रॉम सोशलिज्म टू इधर capitalism, else they
फॉलो द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी अपनाना शुरू किए एंड दे टूक इधर द साइड ऑफ यूएसए और रिमेन न्यूट्रल. एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ऑलरेडी आई डिस्कस लॉट अबाउट दैट. एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर, अब कहाँ कौन आइडियोलॉजिकल वॉर होगा, किसके साथ आइडियोलॉजिकल वॉर होगा, जब यूएसएसआर चला गया, यूएसएसआर रहा ही नहीं. द सोशलिस्टिक और जो कैपिटलिस्ट का जो आइडियोलॉजिकल वॉर होता था, द आइडियोलॉजिकल वॉर कम टू एन एंड. एंड कहीं ना कहीं जब आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हुआ है तो आपका इकोनॉमिकली उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर में कहीं ना कहीं आया होगा, राइट? क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी को कोई ना जो कंट्रोल करने वाला था वो एक ही सुपर पावर बच गया था, दैट इज यूएसए. तो क्या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? क्या वर्ल्ड बैंक ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? या जितना भी इस टाइप का फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या यूएसए के अंडर काम करना शुरू करेंगे और यूएसए का एडवाइजर बन जाएंगे ये लोग और यूएसए के अंडर में चले जाएंगे? यस, सो मेनी, these are all the speculations you can say at that time कि ये सब चीज़ें हो सकता है and that you can realize today. जितना भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का पूरे एजेंसीज, ऑल द एजेंसीज वर्क अंडर द गाइडेंस एंड द एडवाइजरी ऑफ यूएसए नाउ. तो मैं जो बोला एट द बिगिनिंग, आई टोल्ड दैट यूनिपोलराइजेशंस और मल्टीपोलराइजेशंस और कौन सा पोलराइजेशन, बाइपोलराइजेशन किस पोलराइजेशन में जाएगा आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. इट मेड इट क्लियर that now it's a unipolarized world, or you can say in some extent it's a multipolar world also, but the only superpower that is today you can see that's USA. End of the arms race, क्योंकि जब सस्पिशियस एक्टिविटीज ही खत्म हो गया दोनों पावर ब्लॉक में, तो जो आर्मरमेंट्स का जो रेस होता था, जो न्यूक्लियर आर्म का रेस, न्यूक्लियर आर्मामेंट्स का जो रेस होता था या बायोलॉजिकल वेपन्स का जो रेस होता था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बिकॉज वो जो पॉसिबिलिटीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर रहा ही नहीं. ऑलरेडी आई टॉक्ड अबाउट पॉसिबिलिटीज. क्या बन सकता था? यूनिपोलर वर्ल्ड और ए मल्टीपोलर वर्ल्ड और ए बाइपोलर वर्ल्ड. क्या हो सकता था तीनों में से? यू कैन रियलाइज आज कौन सा पोलर वर्ल्ड है टुडे. रादर यू कैन से इट्स ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ए यूनिपोलर वर्ल्ड. एक ही पावरफुल नेशन रह गया, डोमिनेंट कंट्री रह गया, दैट्स यूएसए इन एवरी रेस्पेक्ट. Capitalistic economy became dominant. Today might have find out even all the country across the world. चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्री आज भी हैं, बट इट्स अ वेरी लिबरल कम्युनिज्म. मीन्स कहीं ना कहीं उनमें भी कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है. 1995 में WTO आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, एंड जो भी सोशलिज्म थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो सोशलिज्म को जब पूरा दुनिया एक मार्केट बन जाता है, राइट, तब धीरे धीरे हर एक कंट्री में कैपिटलिज्म, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रोन ऑफ, एल्स यू कैन से दे वेंट टूवर्ड्स द मिक्स्ड इकोनॉमी, व्हाट इंडिया वाज हैविंग राइट फ्रॉम द beginning or the since independence. Emergence of newly independent country, very true. USSR's collapse, 15 CIS form. यूगोस्लाविया टूट के बहुत सारे कंट्री बन गए, बोस्निया हर्जगोविना टूट के कंट्री बन गया, कुछ कंट्री यूनिफाइड हो गए, राइट. सो लाइक दैट बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री भी उस टाइम आए, एंड दोज इंडिपेंडेंट कंट्री डायरेक्टली दे टूक द साइड ऑफ यूएसए, क्योंकि उनको इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्शंस करना था और उसके लिए कोई एक सुपर पावर का साइड लेना बहुत जरूरत था. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, emergence of the new players. Who are those new players? The new players like China. China पावरफुल कंट्री बन गया, जापानीज पावरफुल हो गए, पावरफुल कंट्री बन गया, राइट. नॉर्थ कोरिया बिकम ए वेरी पावरफुल कंट्री एंड द कॉम्पिटिटर ऑफ यूएसए, यू कैन से. बहुत छोटा सा कंट्री बट द कॉम्पिटिटर ऑफ यूएसए. सो लाइक दैट सो मेनी न्यू प्लेयर्स. ब्राजील बिकम ए पावरफुल नेशन, South Africa become the powerful nation, Australia become the powerful nation, so many smaller European countries, they become the powerful nations now. So rather I can say the consequences of the disintegration of the Soviet Union, I was having the assumption, you can say it can be a unipolar world, bipolar or a multipolar world, but I can say rightly today in the 2020 world is a multipolar world. Now the world is a multipolar world. It's not either a bipolar world or a unipolar world. These are all the consequences of the disintegration of the Soviet Union. Thank you. Have a nice day.